जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से आपका जो क्लासेस वो मिलना शुरू हो गई हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो आपका प्रैक्टिस सेशन है वो कल से शुरू हो चुका है चैप्टर वाइज, और उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही लाभ होने वाला है। अगर आप लोग निरंतर उस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको किसी ना किसी एग्जाम में, जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें उन प्रश्नों का आपको संकलन मिल जाएगा। तो आज मैं जो शुरू करने वाला हूं, आपका सब्जेक्ट है, मैं प्राचीन इतिहास आज से शुरू करने वाला हूं, क्योंकि देखिए मध्यकालीन इतिहास हम लगभग ऑफलाइन क्लासेस में खत्म कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को जो प्राचीन इतिहास है उसका पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पेट है, टेट है, सीटेट वगैरह, सीटेट में तो उतना नहीं, लेकिन आपको आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपके लेवल के, उस एग्जाम में आपको काफी आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया आपका जो है सब्जेक्ट शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्राचीन इतिहास। जो हमारा पहले का इतिहास है हम उसको पढ़ेंगे। एशियन हिस्ट्री जो आपकी शुरू होने वाली है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा और निरंतर बने रहिएगा। एक एक वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आपको लाभ अच्छे से मिल सके, और जहां तक हो सके आप इसको शेयर करिए मेरे क्लास को, जहां तक हो सके, जहां तक आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा अच्छा कर रहा हूं आपके लिए, तो आप बस इतना ही मदद करिए कि इसको शेयर करिए और लोगों से कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस सब्सक्राइब करवाइए और उन तक शेयर करिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देख सकें, और अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट आप लोग जरूर दिया करिए। कई लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट दिया था, तो आप लोग कमेंट जरूर दिया करिए कि किस प्रकार का क्लास लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है कि नहीं, और कुछ सुधार करने की जरूरत है कि नहीं है। तो अगर आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें पढ़ करके और अच्छा बेहतर प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आप लोग बने रहिएगा। आज का जो हमारा सेशन है वह शुरू हो रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास से। तो इसके कुछ पृष्ठभूमि है जो उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे। जैसे आपका देखिए प्राचीन इतिहास में आपको प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के हम आएंगे आपको वैदिक सभ्यता तक, फिर इधर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वर्धन वंश का जो भी जितने भी आपके पार्ट हैं प्राचीन इतिहास में, उन सबको डिटेल वाइज हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम प्राचीन भारतीय इतिहास का खंड। वैसे तो देखा जाए प्राचीन इतिहास को जो है मुख्यतः 3 भागों में वितरित किया गया: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ध्यान से सुनिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये तीनों काल क्या हैं, बस थोड़ी थोड़ी जानकारी लीजिए, इससे ज्यादा आपको उतना मतलब नहीं है, आप थोड़ा सा जानकारी लीजिए केवल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा समय था कि इस टाइम ना तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, जब लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं है तो हम इसके बारे में जानकारी भी बहुत ही कम प्राप्त करते हैं। तो जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं वो अपने देखते हैं पुरातत्व विभाग के हिसाब से, जो गुफाओं में जाकर के जो उसका कार्बन डेटिंग वगैरह करके प्राप्त करते हैं, उस हिसाब से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य, क्योंकि लोग पढ़े लिखे इस टाइम तो है नहीं, तो मानव जीवन जंगलों में ही है, जो एक हिसाब से खाना बदोश जिंदगी बस ऐसे ही बीत रही है, तो इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। यहाँ मनुष्य को लिखने और पढ़ने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐसे ही काल को क्या कहा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे पाषाण काल मिलेगा आपको, जैसे आपको क्या मिलने वाला है, पाषाण काल। गर्मी बहुत है दोस्तों, तो थोड़ा सा सहयोग करिएगा। फैन ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि फैन ऑन करेंगे तो आवाज आपकी जो है वो खराब हो जाएगी, थोड़ा सा आवाज अलग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए गर्मी है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, आप लोग मैनेज करिएगा। वैसे मैं ही बर्दाश्त कर रहा हूँ, चलिएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। जैसे एग्जांपल में पाषाण काल को हम पढ़ेंगे, इसमें कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। अगला आद्य ऐतिहासिक काल, इसका लिखित साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। मतलब लिखित साक्ष्य मिल गए हैं इसके, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं। जैसे आपने देखा होगा सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में आपने देखा होगा कि वहां पे 250 जो अक्षर हैं वो चित्र के रूप में अंकित हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे काल को क्या कहा गया, अध्याय। अभी इसके टाइम पीरियड वगैरह हम पढ़ेंगे, अभी इस पे गौर करिएगा, ठीक है ना। अगला है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमने पढ़ना लिखना भी सीखा, जिसमें हमने भाषाओं का ज्ञान भी सीखा और जिसके लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं। जैसे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जब हमारे भारत में आई तो हमने सीखा भाषाओं का ज्ञान, बोलने का ज्ञान,
और हमने क्या सीखा भैया, हमने यहाँ पे लिखित जानकारी भी प्राप्त की, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, भागवत, आपका महाभारत, ठीक ना, वेदांत, ये जितने भी चीजें हैं, ये चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, ऐतिहासिक काल से, जो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वैदिक सभ्यता से। क्लियर है ना। तो इन्हीं सभी का अध्ययन यहाँ पे दिया गया है। और हम अगर एक लाइनर क्वेश्चन में देखते हैं तो भारतीय पुरातत्व के जो जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम जो महोदय हैं, ये भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, ये कभी कभी एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है भैया आपके, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना। चलिएगा स्टार्ट करेंगे हम। देखिए प्रागैतिहासिक काल में क्या सा काल हमें पढ़ना है, पाषाण काल। थोड़ी सी जानकारी लेनी है, ज्यादा नहीं ध्यान देना है, हमें फोकस करना है सिंधु सभ्यता पे, वहीं से हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है। यहाँ से बहुत थोड़ी सी जानकारी जो एक आध नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है उसको कवर करेंगे। पाषाण काल, पाषाण काल को हमने ऐसे आपको एक ग्राफ बना के समझाया है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि नोट्स बनाने में आपको दिक्कत, और नोट्स जरूर बनाइएगा, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया और इनके आधार को ही देख करके हम इनका अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। पाषाण काल के 3 काल हैं, कौन कौन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या होता है कि पुराने समय का जो सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है, जो पहला हमारे यहाँ मनुष्य मानव जीवन ने बिताया है उसके बारे में, उसके बाद उनकी क्या वृद्धि हुई है, किस प्रकार की हुई है, वो मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल में आते आते मनुष्य ने क्या क्या प्रगति कर ली, इसके बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है ना। जैसे पूरा पाषाण काल का समय देखिए क्या होगा, लगभग 25 लाख वर्ष से लेकर के ईसा पूर्व से, ये देखिए हमने ईसा पूर्व यहाँ लगाया, ठीक है ना, 10,000 ईसा पूर्व तक इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के लगभग इतना टाइम पीरियड है किसका, पूरा पाषाण काल का। और लगभग 10,000, देखिए यहाँ 10,000 से खत्म हुआ तो यहाँ 10,000 से शुरू कर रहे हैं। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल चला आपका, ये टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला 4,000 ईसा पूर्व से लगभग 1,000 ईसा पूर्व तक औसतन माना जाता है कि नव पाषाण काल चला आपका, ठीक है ना। चलिए क्या विशेषताएं थी, क्या लक्षण थे, हर काल में आप देखेंगे मनुष्य के क्या गुण इसमें प्राप्त किए हैं। पूरा पाषाण काल में जो गुण थे उसमें थे कृषि, पशुपालन, आखेट। आखेट मतलब होता है शिकार करना, ठीक है ना। आखेट मतलब क्या होता है, शिकार करना। यहां मैं लिख दे रहा हूं, आखेट मतलब शिकार, ठीक है ना। तो शिकार करना, भाषा की जानकारी, ये सब जानकारी हमें नहीं थी। ना तो हम खेती करना जानते थे, ना तो हम पशुओं को पालना जानते थे, ना तो हम शिकार करना जानते थे, और ना ही हमें कोई भाषा, जब भाषा का ज्ञान ही नहीं था तो लिखित साक्ष्य की बात है छोटा, ठीक है ना। इसलिए तो हमने कहा कि लिखित साक्ष्य का कोई यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है ना। चलिएगा भाषा तो वैसे किसी भी चीज में नहीं मिलेगी, लेकिन बोलचाल तो कर रहे होंगे ना भाई, एक दूसरे से संपर्क तो साधने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो यहाँ तो एकदम भाषाओं का ही नहीं ज्ञान था, ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल में कृषि, पशुपालन और जो है आखेट मतलब होता है शिकार करना हमने शुरू कर दिया। और सबसे पहले यहीं पे हमने क्या पालना शुरू किया, कुत्ता। जो पालतू जानवर के रूप में हमने किसको पालना शुरू किया, कुत्ते को पालना शुरू किया। तो पूछा जाता है मानव ने सबसे पहला पालतू जानवर किसे बनाया था, कुत्ते को बनाया था। किसको बनाया था, कुत्ते को। आज भी देखिए कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार आता है, ठीक है ना। हाँ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला गुण जो है नव पाषाण काल का क्या है, कृषि पशुपालन में वृद्धि हुई, अच्छे लेवल पे जाके करने शुरू कर दिए, थोड़ा बेहतर ढंग से करना शुरू कर दिए। क्यों, क्योंकि इन्होंने अस्थायी निवास बनाना शुरू किया। पहले लोग इधर उधर भटकते थे, यहाँ नहीं रुकते थे, वहां चले जाते थे, वहां से वहां चले, तो ये कोई अस्थायी जीवन नहीं बिता रहे थे। लेकिन बाद में जब नव पाषाण काल आता है तो खेती और पशुपालन को एक अस्थायी बना देते हैं और एक निवास बना लेते हैं अपना, यहीं रह करके हम खेती वगैरह करेंगे। तो ये नव पाषाण काल में, ठीक है ना। अब देखिए हर काल में कैसी औजारें होती थी, भाई रहते थे तो औजार की जरूरत तो पड़ती ही थी। देखिए जो औजार मिले पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट के बने होते हैं। एक प्रकार का एक पदार्थ होता है क्वार्टजाइट, पत्थर का ही किस्म होता है जिससे वो बनाया जाता है। क्योंकि पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो पत्थर का जिक्र होगा, ठीक है ना। तो इसके बने हथियार होते थे। मध्य पाषाण काल में क्या होता था, माइक्रोलिथ, जो सूक्ष्म पत्थर के बने होते थे। जैसे आप देखते थे ना वो छोटा छोटा ऐसे नोकदार होता था, छोटा छोटा जैसे ऐसे इस टाइप का होता था, मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म पत्थरों से बने होते थे जो हथियार, उनको हम माइक्रोलिथ कहते थे। तो आपसे पूछेगा मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार होते थे, माइक्रोलिथ, जो सूक्ष्म पत्थर से बने होते थे, छोटे छोटे पत्थर, ठीक है ना। अगला
नवपाषाण काल में औजार कैसे होते थे? स्लेट के बनते थे। किस प्रकार के हथियार बनते थे? स्लेट के। इसमें अब देखिएगा यूज करेंगे अच्छे लेवल का अपना हथियार बनाएंगे, भाला वगैरह ये सब बनाना शुरू कर देते हैं स्लेट के हथियार से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका औजार। इसके बाद हम देखेंगे कि खोज किस किस चीज की हुई। वैसे देखिए हम लोग जो पढ़ाया जाता है वो आग को और लेकर पहिए को लेकर के ही आविष्कार को ज्यादा माना जाता है। ये एक उस टाइम का बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है ना। तो पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में आप देखेंगे जो खोज हुआ था आग की खोज, हमने आग की खोज तो कर ली थी, लेकिन ध्यान देना कई लोग कंफ्यूज होते हैं। हमने आग की खोज पूरा पाषाण में कर ली थी, लेकिन उसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी, ना तो उसके प्रयोग करने हमें आते थे, ना तो हम कुछ उसका कर पाते थे, ठीक है ना। उसका भोजन वगैरह कुछ नहीं पका पाते थे। हमें बस इतना था हाँ एक ऐसी चीज आग है, लेकिन हम उसको जानकारी नहीं थी कि इसका यूज क्या करें, ठीक है ना। तो इसका यूज करना हमने सीखा मध्य पाषाण काल में। आग का प्रयोग करना आपसे पूछेगा कब सीखा हमने? मध्य पाषाण काल में। लेकिन अगर आपसे पूछता है आग का खोज कब हुआ है, तो पूरा पाषाण काल में। और आग का जो प्रयोग किया जाना है वो किस काल में हो रहा है? मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में हमने पहिए की खोज की, जो चाक की तरह नहीं होता, जो कुम्हार का चाक होता है उस टाइप का हमने बनाना शुरू किया। और इस पहिए को हमने कृषि में यूज किया, और इस पहिए को हमने संसाधन में चलने के लिए यूज किया, कई रूप से यूज किया हमने, ठीक है ना। औजार बनाना भी सीख गए हम अच्छे ढंग से नवपाषाण काल में। तो इन सबको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। पूरा पाषाण काल में आग की खोज किया, मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीखा, नवपाषाण काल में हमने पहिए की खोज की, कृषि बहुत अच्छी बढ़ी, संसाधन चलने के लिए हमने इकट्ठा कर लिए, और औजार बनाना हम अच्छे से सीख गए। थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन आपका जो आएगा बेहतर आएगा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण जो स्थल थे, कहाँ से हमें उस टाइम के साक्ष्य मिले हैं, इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। यहाँ से एक नंबर आपका फंसता है, ठीक है ना। तो जैसे महत्वपूर्ण स्थल में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तमिलनाडु में एक स्थान है अतिरमपक्कम, ध्यान से सुनिएगा। तमिलनाडु में एक स्थान है जिसका नाम है अतिरमपक्कम, और मध्य प्रदेश में एक स्थान है हथनौरा। देखिए हमने दोनों नाम लिखा है, अतिरमपक्कम, और ये तमिलनाडु में है, और मध्य प्रदेश में क्या है? हथनौरा। यहाँ से हमें मानव खोपड़ी के पहले साक्ष्य मिले कि किस प्रकार के मानव की खोपड़ी। अब यहाँ आपको चित्र तो हम नहीं बना सकते, लेकिन आप लोग किताब वगैरह में देखते होंगे किस प्रकार की खोपड़ी होते थे, बहुत ही आगे मुंह निकला हुआ होता था, ठीक है ना। ऐसे जैसे हमारे पूर्वज माने जाते हैं वनमानुष, तो उस प्रकार का चेहरा आगे निकला हुआ था, उठा हुआ होता था। इस प्रकार की खोपड़ी हमें कहाँ से मिली है भैया? अतिरमपक्कम तमिलनाडु और हथनौरा के स्थान से, जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ से हमें मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले। और क्या मिला है पूरा पाषाण काल में? भीमबेटका गुफाएं। आप मध्य प्रदेश में देखिए हाल ही में ना भीमबेटका गुफाएं जो चर्चा में आई हैं, ठीक है ना। जो है भीमबेटका जो गुफाएं हैं हमारे लिए चर्चा में आई हैं, तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? पूरा पाषाण काल के भीमबेटका की गुफाओं पे चित्राकृति दर्शाई गई है, जो हमें कहाँ से मिल रही है? पूरा पाषाण काल में। उनके साक्ष्य जो मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं? भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं कोई आपसे पूछे कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है ना। चलिए, मिर्जापुर से औजारों के साक्ष्य मिले हैं पूरा पाषाण काल के। याद रखिएगा मिर्जापुर हमारे यूपी में है, आप लोग मिर्जापुर को अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा मध्य पाषाण काल में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल खोजे हैं? मध्य पाषाण काल में हमने चौपिनी मोड़ो, ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान हुआ करता था जहां से हमें मिट्टी के बर्तन, जिन्हें मृदभांड कहते थे। क्या कहते थे? मृदभांड। लेकिन देखिए मिट्टी के बर्तन हमें किस काल में प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल में, और वो भी हमें उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। अगला देखिए मध्य पाषाण काल में ही बागौर, जो राजस्थान में क्षेत्र है, बागौर नागौर ये सब क्षेत्र कहाँ पे है? राजस्थान में है। तथा आदमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले कि किस प्रकार से हम पशुओं को, क्योंकि देखिए हमने आपको पढ़ाया ना कि कृषि और पशुओं का ज्ञान पूरा पाषाण में तो नहीं था, लेकिन मध्य पाषाण काल में कृषि और पशुपालन इनका ज्ञान हमें हो चुका था। तो इसका जो साक्ष्य मिला है वो मिला है बागौर और आदमगढ़ के स्थानों से। बागौर राजस्थान में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। पशुपालन यहाँ से हमें साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। हम लोग पालते क्या थे? कुत्ता। भी आपको बताया ना कि कुत्ता सबसे पहला जो साक्ष्य मिला, हम कुत्ता ही पालते थे, ठीक है ना। देखिए सराय नरहाय, ठीक है ना, ये स्थान उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से भी आप उत्तर प्रदेश में ही स्थान है जहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। नवपाषाण काल में जो साक्ष्य मिले हैं स्थल के रूप में, वो है बुर्जहोम। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बहुत बार पूछा गया, नवपाषाण काल में मिला सबसे उत्कृष्ट खोज यही है, ठीक है ना। बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर आज आपका है ना, उसमें
वहां पे कुत्ते के साथ दफन किया गया मालिक का कब्र है। मतलब यहाँ से क्या साक्ष्य मिलते हैं कि जो मालिक कुत्ते को पालता था ना बाबू, वो कुत्ते के साथ ही उसको क्या कर दिया जाता था, दफन। जब उसका डेथ हो जाता था, आप कहेंगे सर क्या ऐसा होता था कि अगर मान लो इंसान मर जाए और कुत्ता भी जीवित है तो क्या जीवित कुत्ते को ही दफना दिया जाता था? तो कुत्ते के साथ मिले हैं, मतलब दफन होने के साथ। तो हो सकता हो कि कुत्ते के मरने के बाद या इनके मरने के बाद कुत्तों को उसके साथ ही दफन कर दिया जाता हो जिंदा, या फिर हो सकता हो कि वो उनको मार करके उनको कर दिया जाता हो दफन वहां पे, या बाद में जब कुत्ता मरता होगा तब उनके साथ उनके बगल में ही दफना दिया जाता होगा। ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। कुत्ते के साथ दफन मालिक की कब्र। कोल्डिहमा, ये ला सॉरी ये ला है, आप लोग थोड़ा सा। कोल्डिहमा ये उत्तर प्रदेश में स्थान है। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि चावल का प्रथम साक्ष्य, जो चावल का प्रथम साक्ष्य है वो कहां से हमें मिला है? कोल्डिहमा से मिला है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थान कोल्डिहमा, जहां से हमें चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। अब सोचिए, नवपाषाण काल में हमने खेती के रूप में चावल के साक्ष्य प्राप्त किए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। मेहरगढ़ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब पूरी तरह से कृषि हम करते थे, इसका साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिला है। तो ये आपके थे भैया प्राग ऐतिहासिक काल, जो आपके पाषाण काल थे उनका उल्लेख हमने कर दिया आपके समझ। आज से हमने आगाज कर दिया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप लोग जरूर इसको शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा हो क्लास तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट में अपनी बातों को लिखिएगा, ठीक है ना। और जो भी कमी आपको दिख रही हो, खास सारी कमी दिख रही है, उसको हमें बताइएगा कमेंट में ताकि हम उसका निवारण कर सकें, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, बाकी तो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ऐप में हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो टेलीग्राम आप लोग लोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में मेरा जो चैनल है आशा क्लासेस डीएम, इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ इसका वीडियो पूरी तरह से, इसका पीडीएफ आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा इस चैनल पे, आशा क्लासेस डीएम पर आपको, ठीक है ना। और अगर किसी भी तरह की कोई भी शिकायत आपको होती है तो आप लोग मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8853867255। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे इस नंबर पे आप संपर्क करिए 8853867255। और मेरे चैनल आशा क्लासेस डीएम को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।